स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का और सबसे पहले बात दीपोत्सव की करेंगे। रामलला दरबार में हर श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा सकेगा। दरअसल अयोध्या में वर्चुअल दीप जलाकर रामलला का एक्चुअल आशीर्वाद पाएंगे आप। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन योगी सरकार करने जा रही है। रामलला दरबार में हर श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए जल्द एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। दीप जलाने के बाद मिलेगा धन्यवाद पत्र। तैयारियां पूरी तरीके से दीपोत्सव की शुरू हो चुकी है और इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस दीपोत्सव में आप वर्चुअल तरीके से दीप जलाकर रामलला का एक्चुअल आशीर्वाद पा सकते हैं। अनूप सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस बार एक अलग तरीका नजर आ रहा है, कोरोना काल है, लोग नहीं पहुंचेंगे दिवाली के इस कार्यक्रम में। इस चीज का अंदेशा लगाकर एक नई टेक्नोलॉजी, अगर हम कहें, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। क्या तैयारी है, किस तरीके से इसको इस बार लॉन्च किया जाएगा, क्या कार्यक्रम होगा? अनूप, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारे संवाददाता संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि इस बार कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी बदल दी गई है। इस बार अलग तरीके से दीपोत्सव मनेगा। जो अयोध्या नहीं पहुंच पाएगा वो घर बैठे अयोध्या से रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे, साथ ही साथ उस दीपोत्सव का हिस्सा भी बन पाएंगे। दरअसल टेक्नोलॉजी का एक एडवांस वर्जन इस बार आपको देखने को मिलेगा। अनूप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, टेक्नोलॉजी का एक नया वर्जन इस बार देखने को मिल रहा है। जो दीपोत्सव में नहीं पहुंच पाएंगे वो भी रामलला के सामने दिया जलाकर आशीर्वाद भी पा सकेंगे। कैसे ये काम करेगी टेक्नोलॉजी, क्या तैयारियां हैं सरकार की? देखिए ममता, हम आपको थोड़ा पीछे से बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तब से अयोध्या में दीपावली से पहले, एक दिन पहले, वो काल्पनिक दर्शन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के होते हैं। जिस तरीके से पहले जब भगवान राम रावण को मार के अयोध्या पहुंचे थे, वो काल्पनिक दर्शन आकाश मार्ग से, जो हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर पहुंचते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां पर पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं, अभिषेक करते हैं और उनका अयोध्या में भव्य स्वागत उसी प्रकार से होता है जब पहले भगवान राम रावण को मार के अयोध्या में पहुंचे थे। उसी प्रकार से काल्पनिक दर्शन होते हैं और शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम सरयू घाट पर बनाया जाता है। काफी पिछले बात की बात करें तो गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। इस बार 5.5 लाख जो दीपक जलाने का एक बार ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। इसमें तमाम वो संगठन इसमें लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा दीप जलाए जाए वहां पर। और इस बार कोरोना काल चल रहा है ममता, तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि कम से कम लोग पहुंचे और भगवान राम की जो श्रद्धा और भक्ति है वो लोगों में पहुंचे। और लोग चाहते भी थे कोरोना काल में जो नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस बार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वेबसाइट का कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एक वेबसाइट बनाने जा रही है, वो 13 तारीख के पहले जनता के लिए खोल दी जाएगी। उस वेबसाइट में पहले भगवान राम और लक्ष्मण, सीता। तमाम जानकारी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के बदायूं की करते हैं, जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष की गुंडई का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बातचीत का ये ऑडियो है। ऑडियो वायरल होने पर जिलाध्यक्ष की किरकिरी हुई है। ऑडियो वायरल होने पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर को धमकाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अस्पताल में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी कैमरे में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई का वीडियो कैद हुआ है। आपको बड़ी जानकारी दे रही है, दरअसल बदायूं की यह खबर है जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष की गुंडई का एक ऑडियो वायरल हुआ है। सुनिए ये ऑडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है। हेलो, हाँ, डॉक्टर आरिफ बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? अशोक भारती बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष भाजपा। हाँ जी, बताइए सर। 1 नंबर में भर्ती है केशव जी है, उनका छोटा बच्चा है कोई 8-10 महीने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
मैं ही देख क्या रहा हूँ, मैं दिक्कत है आपको उससे? अरे कोई परेशानी आपको उनसे? नहीं, हमें क्या परेशानी होगी साहब? मरीजों से हमें क्या परेशानी होगी ये बताइए। आपको कोई परेशानी हो तो बताइए। अरे किससे बात कर रहा हूँ मालूम है आपको? अरे मैं, उनको कोई परेशानी हो तो वो बताइए ना, हमें मरीजों से क्या नहीं, आप अभी तो आप कह रहे थे आपको कोई परेशानी तो बताइए। अरे आपने कॉल किया ना, तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कोई बात है तो बताइए। अशोक भारती बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष भाजपा। उस दिन कार्यक्रम में थे? किस कार्यक्रम में? वो उस दिन जो नारी सशक्तिकरण वाला कार्यक्रम था। नहीं सर, मैं नहीं था, मेरा फ्लू की ड्यूटी चल रही थी। मरीज से तमीज से बात करिए, मुस्कुरा के अच्छे से। मैं ठीक है तमीज से कि बात कर रहा हूँ, वो बदमाशी दिखा रहा, कह रहा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये बताइए सर, ये सुनने के लिए तो नहीं है ना यहाँ पे, आप बताइए। नहीं, आप काहे के लिए? आप मरीज जब परेशान होता है, जाने क्या क्या कहता है डॉक्टर से? नहीं तो परेशान हो ना, परेशान हो तब हाँ। कहें। जब बिना परेशानी के कहेंगे, बिना वजह हमें धमकाएंगे, तो सर धमकी तो सुनने के लिए बैठे नहीं है सर यहाँ पे। तो उसे मारो तुम। हम क्यों मारेंगे सर? हम क्यों मारेंगे? आप ये बताइए, ये थोड़ी हमारा काम है मारना। फिर क्या काम है? हमारा काम है इलाज करना। तो आप कोई कॉलेज के स्टूडेंट हो क्या? उंगली अंदर कर ले। अरे सर मैं यहाँ या यूनियन के पे, अध्यक्ष हो? क्या बात है? या बहुत बड़ी तोप हो आप वहाँ पे? हम कुछ नहीं है साहब। पुराना अभी दिमाग तुम्हारा सही नहीं है डॉक्टर। बात किससे कर रहे हो तुम? सर मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर, और किससे बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ तो FIR करा लोगे तुम? अरे उसके कह रहा हूँ कि आप उसको तू समझा मेरा दीजिए। फोन कॉल टेप कर, बाहर मेडिकल के बाहर मिलना, उठा के ले गाड़ी में डाल के तुझे। अरे दिमाग खराब है? तो आपको बता दें, बड़ी खबर, बीजेपी जिलाध्यक्ष की धमकी के बाद अस्पताल पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अस्पताल में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। ऑडियो अभी आप सुन रहे थे, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये वीडियो भी वायरल हो रही है। ऑडियो आपने सुना, किस तरीके से इस ऑडियो और वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत गरमाई है। ऑडियो हमने आपको दिखाई, आप वीडियो भी देखिए, किस तरीके से गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हैं उस समय की जब साफ तौर पर गुंडागर्दी करते बीजेपी के कार्यकर्ता अस्पताल के अंदर पहुंचे थे। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। डॉक्टर से बातचीत करता हुआ एक ऑडियो तो आपने सुना, किस तरीके से बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपनी पोस्ट का किस तरीके से रुतबा दिखाते हुए क्या तरीके से डॉक्टर से बात कर रहे थे। और अब ये तस्वीर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता अस्पताल में घुसते हैं, मारपीट करते हैं डॉक्टर्स के साथ, और ये ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद अब सियासत भी गरमाती जा रही है। जिन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की जब बात कर रही थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही थी, उसी को लेकर तमाम इन लोगों की जो अटकलें थी वो सामने निकल के लगातार आ रही हैं। आज हम जनपद बदायूं में इस समय मौजूद हैं। जैसा कि आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार हर एक गली में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस समय बात की जाए तो तमाम अखबारों की सुर्खियां भी बना हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक भारती, इन्होंने एक यहाँ पर एक जो मेडिकल कॉलेज के एक MBBS डॉक्टर है उनको धमकाया, अपहरण कर उनको गाड़ी में ले जाने की धमकी दी है। वहीं इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद में वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कोई मंडल अध्यक्ष, हालांकि पुलिस ने उनको अभी बताया गया है, मेरी बात हुई थी अभी क्षेत्राधिकारी वगैरह से, उन्होंने बताया वो हिरासत में ले लिया है। उन्होंने जाके मेडिकल कॉलेज में मारपीट की है और जाके वो सीसीटीवी फुटेज भी कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जिले की जो है 2 दिवसीय दौरे पे यहाँ पे आई हुई। उन्होंने भी आज लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं, चूंकि कोविड को लेकर काफी समय से धर्मेंद्र जी यहाँ पे नहीं आ पाए थे, लोगों को बहुत समय से उम्मीद थी, धर्मेंद्र जी नहीं आ पाए थे, उस चीज को लेकर आज मेडिकल कॉलेज में धर्मेंद्र यादव वहां पहुंचे हैं। और जो तमाम डॉक्टर थे कोरोना काल में जिन लोगों ने सेवाएं की थी, उनको लेकर आज इन्होंने जो है यहाँ पर उनका तमाम मनोबल बढ़ाया है, तमाम फूल मालाओं से उनका स्वागत किया था। और तम जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से मुलाकात की, उनको हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इसी क्रम में मेरे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि लगातार आपकी पहल से, जिस तरीके से आपकी सरकार थी अखिलेश जी ने, आपके सख्त पहल से जो है मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ पहला, तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, उसके बजाय उल्टे डॉक्टरों को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये बीजेपी के जो लोगों का करैक्टर है वो बाहर आया है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बदायूं चले। इसीलिए 2 दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष के ऑडियो वायरल होने के बाद 2 दिन के अंदर ये घटना हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी की सुनियोजित कार्रवाई है। डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो अभद्रतापूर्वक, अपमानजनक और जो उनकी मारपीट हुई है, ये जितना निंदा की जाए उतना कम है। निंदनीय है, अशोभनीय है, अमानवीय है।
और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथियों ने फैसला लिया था कि जिन डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की है, पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, बदायूं मेडिकल कॉलेज में कोविड के केस को डॉक्टर्स देख रहे हैं और तकरीबन 650 से ज़्यादा मरीजों को इलाज करके उनको घर वापस भेज दिया है, स्वस्थ करके वापस भेजा है डॉक्टरों ने। तो ऐसे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने का समाजवादी साथियों ने फैसला लिया था। जहां तक बीजेपी के लोगों का जो कृत्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बदायूं का मेडिकल कॉलेज चल पाए। ये लोग बदायूं मेडिकल कॉलेज को बंद करना चाहते हैं, इनके स्टाफ का इतना मनोबल गिराना चाहते हैं कि स्टाफ यहां से चला जाए जिससे मेडिकल कॉलेज न चल सके, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की देन है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की तो देन है ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बदायूं की जनता को समर्पित किया है और आसपास के जिलों की जनता को समर्पित किया है। इस मेडिकल कॉलेज को हम लोग बंद नहीं होने। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो का टायर फटने से गाड़ी बेकाबू होकर 25 फीट नीचे खाई में जा गिरी। कार में महिला समेत 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें, ये लोग दिल्ली से बिहार के समस्तीपुर जा रहे थे। तो वहीं बीते दिन बाराबंकी पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि गांव में बनाए गए दियों को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रज्वलित किया जाएगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एक अनूठा प्रयोग है और यह काम काफी फायदेमंद भी है। इसके साथ ही उन्होंने जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। आपके इस गांव को और आपके पूरे शहर को दिवाली की एडवांस में बधाई देना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि दिवाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है दीपोत्सव की बैठक अयोध्या में ली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी दिए आप हमको दे सकते हैं दीपोत्सव के लिए, अयोध्या के लिए, वो जरूर दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से दीपोत्सव के समय भी जो है हम लोग चैनपुरवा के बने हुए जो दिए हैं, जिसमें जो है वैक्स भी जो है यहाँ का बीज वैक्स यूज किया गया है। मुझे बताया गया कि लगभग 3 घंटे तक ये दिया चलता है। इसको जरूर हम लोग उपयोग करेंगे। आप सबको, बाराबंकी के सभी लोगों को और आप सभी पत्रकार। अयोध्या में 13 नवंबर को इस बार दीपोत्सव पर 2 विशेष झांकियां निकाली जाएंगी। पहली झांकी मिशन शक्ति नारी सम्मान नारी स्वलंबन को लेकर है, जिसमें अहिल्या उद्यान की झांकी होगी और दूसरी झांकी हनुमान जी की लंका दहन कर अपराधियों भूमाफियों के विरुद्ध अभियान का संदेश दिए जाने वाली झांकी होगी। आपको बता दें, इस बार दीपोत्सव 11 नवंबर से 13 नवंबर तक मनाया जाएगा और मुख्य रूप से 13 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव में कुल 11 झांकियां निकाली जाएंगी। इस बार 11 झांकियां हैं और सबसे बड़ा है कि महिला सशक्तिकरण का है और भूमाफिया का इसमें दिखाया गया है, हनुमान जी द्वारा लंका दहन और अहिल्या उद्धार का दिखाया गया है। ये 2 इसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख है। और बाकी सब झांकियाँ जैसे राम दरबार है और केवट प्रसंग है, ये सारी चीज़ें दिखाई जैसे पिछली बार दिखाई गई थी। अच्छा, महिला उद्धार में क्या है? महिला उद्धार में अहिल्या को जब वो राम के पैर लगते हैं तो अहिल्या अपने स्वरूप में आ जाती हैं, इसी को दर्शाया गया है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से राजनीति और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं और बिना धर्म के राजनीति नहीं चलती है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से रावण जैसा आक्रांता, जिसके पास सब कुछ था लेकिन जो नैतिकता थी वो भगवान श्री राम के पास थी, तो उनके दूत हनुमान ने जाकर के उतनी बड़ी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका का अर्थ है जो संपत्ति दूसरे को दुख देकर बनाई गई हो, दूसरे की हड़प कर बनाई गई हो, वही लंका है। तो मुझे लगता है कि लंका दहन करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने गुंडे, माफिया, मवाली दीनहीन गरीबों की संपत्ति को हड़प कर और स्वयंभू राजा बन बैठे थे, तो निश्चित रूप से उनके लंका दहन और उनके संपत्ति का दहन करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पहली झांकी ये होगी। और दूसरी जो है महिला सशक्तिकरण की बात है कि सबरी जैसे दीना के साथ भी भगवान श्री राम
का प्रेम रहा और भगवान ने जाकर के उनके जूठे बैर को खाया। तो निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति के रूप में प्रणाम करके और ये बात कहें कि शक्ति को जागृत करने का कार्य, अपने अंदर की क्षमताओं को महिलाएं और माताएं बहनें पहचाने। तो वहीं लखीमपुर खीरी में धान को बेचने के लिए किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से किसानों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अपनी गाड़ी कमाई से पैदा की गई फसल को औने पौने दामों में बिचौलियों को बेचने पर मजबूर है। मेघलगंज मंडी समिति में धान से भरी ट्रॉलियां 15 दिन पहले से धान क्रय केंद्र पर खड़ी है, लेकिन केंद्र प्रभारी धान तोलने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के बैनर तले मेघलगंज मंडी में हड़ताल शुरू कर दी है। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को, 17-18 दिन से हमारे किसान भाइयों की ट्रॉलियां यहां खड़ी हुई है, कोई भी शासन प्रशासन के स्तर के ऊपर जो नहीं सरक रही है। और कल से हम लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सिपाही, हमारे जिलाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह जी, मैं महामंत्री पिंदर सिंह सिद्धू लखनऊ मंडल और हमारे मीडिया प्रभारी सुखदेव सिंह जी और जो है और हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। लेकिन किसानों के साथ मिलकर हम लोग कल से अनिश्चितकाल धरने में बैठे हुए, जब तक ये धान की ट्रॉलियां नहीं तुल जाएंगी तब तक मैं कहना चाहता हूं मीडियम के माध्यम से सरकार को कि हम लोग अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। आज हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, ये भ्रष्ट अधिकारी जो आगे बैठे हुए हैं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार से इनको फटकार लगाई जाए और किसानों का धान तोला जाए, जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और त्योहार जो है, दिवाली का त्योहार सर पे है। प्रधानमंत्री जी, आपने सारे लोगों को, सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपया बोनस दिया है। हमारे किसानों को क्या दिया है आपने? यह दिया है कि हम 17-17 दिन मंडियों में बैठे रहे, हम किसानों का धान न तोला जाए। गन्ने की पर्चियां आ रही है, ट्रॉलियां हमारी यहाँ खड़ी हुई है, कैसे हम अपना गन्ना तुलवा पाएंगे? कैसे हम आगे रबी की फसल बो पाएंगे? और पत्ती हम जलाते भी नहीं, तापते ही है तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। हमारे भोले भाले कई किसानों के ऊपर मुकदमा पत्ती का और पराली का लिखा गया है और उनसे लेखपाल वगैरह पैसे भी ले गए हैं और उन पर मुकदमा लिखा गया है। इस तरह के नाजायज मुकदमे हमारे किसानों के खिलाफ अगर लिखे जाएंगे तो राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के सिपाही इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं पीलीभीत में सरकारी सेंटरों पर धान लेकर आए किसान के किस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसका अनुमान आप इस वीडियो के जरिए लगा सकते हैं। दरअसल बिलसंडा उपमंडी में पिछले 15 दिनों से पगार गांव का किसान अपना धान लेकर लाइन में खड़ा है, लेकिन धान नहीं तोला गया है। किसान का आरोप था कि उसका 113 नंबर था, लेकिन 160 नंबर वाले लोगों का धान तोल दिया गया और गरीब किसान को छोड़ दिया। वहीं जब किसान ने इसका विरोध किया तो मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने खाकी का रौब दिखाते हुए किसान के साथ अभद्रता की और अपने साथ थाने ले गई। सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सभी जिला अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि किसानों को खेतों में पराली नहीं जलाने दी जाएगी। जो किसान आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देवरिया जिले के सिसई गांव लगातार खेतों में पराली जलाने का मामला सामने आ रहा है और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद उसके किसान पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं समाजसेवी ने सरकार के फैसले पर निशाना साधा है। किसानों की इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि आज अगर वो कहीं गलती से बेचारे अपना खेत सफाई के लिए कहीं से अगर फूंक दे रहे हैं ना समझ करके, तो उसके लिए सैटेलाइट से पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको आसान समझ रहे हैं, कमजोर समझ। जो फैक्ट्रियां प्रदूषित कर रही हैं, जो होटल कर रहे हैं, जो बिना परमिशन के होटल चल रहे हैं, बिना परमिशन के बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, जो पॉल्यूशन विभाग से कहीं परमिशन नहीं लिए हैं। रोज आप जाइए, सवेरे कूड़ा ही सब जलते मिलेगा सबके द्वार पे, कहीं कूड़ा सफाई नहीं होता है, सफाई अभियान नगर निगम कुछ नहीं करता, सारे कूड़े फूके जाते हैं। क्या प्रदूषण नहीं होता है? क्या सिर्फ किसान ही उनको लगता है कि ये प्रदूषण कर रहे हैं? मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। अगर किसानों के साथ ये करेंगे तो मैं इसके लिए आंदोलन भी करने को तैयार हूँ। तो वहीं एटा में सीएमओ कार्यालय में वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे सफाई कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। सफाई सेवक के अनुसार 1.5 साल से उसे वेतन नहीं मिल पाया और जब उसने धरना प्रदर्शन किया तो बाबू ने उसके साथ अभद्रता की है। उन्होंने कहा कि वेतन न मिलने के कारण उसका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है।
गेट में घुस ही पाया तब तक उन्होंने मारपीट कर दी मेरी। क्यों? इसी के विषय पे को रिश्वत लेने के चक्कर में। अच्छा, अब मैं कहाँ से लाऊं? घर बेच के लाऊं, तो मकान बेच के लाऊं, कहाँ से लाऊं? मतलब तनख्वाह निकालने के लिए रिश्वत मांग रहे थे? हाँ। कौन मांग रहा था रिश्वत? पुष्पेंद्र बाबू। इस मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं की आपने? मैंने एप्लीकेशन दी है सर, मेरे पास नोट है, मेरे रजिस्टर में नोट है। तुम कहाँ तैनात कहाँ हो? तैनात अभी राजा के रामपुर में हूँ। सफाई कर्मचारी हो? हाँ, सफाई कर्मचारी, शीतलकुंज चौकीदार। शीतलपुर का चौकीदार है? शीतलकुंज चौकीदार की पोस्ट आपको सुपर ही करती है। आपकी तरफ से नहीं, मेरे संज्ञान में अभी आया है और इसमें इसके बारे में मैं अभी जांच करा रहा हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि कर्मचारी 2-3 महीने से वहाँ जा नहीं रहा था, अपना जांच की ड्यूटी है और वेतन की मांग कर रहा था। तो इसके बारे में मैं जांच करा रहा हूँ। जो भी बात होगी, जो भी जिसके खिलाफ भी। तो वहीं चित्रकूट के बस स्टैंड में कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए एक नए शॉपिंग मॉल की ओपनिंग की गई। मॉल के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ साथ मॉल के कर्मचारी भी कैश काउंटर पर बिना मास्क के दिखे। वहीं जिले के एसडीएम गणेश प्रसाद का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ और रहा है, क्या बताएंगे? वहाँ कहा जा रहा है कि 3000 का लीजिए तो इसके 3 स्केचमेंट मिलेंगे आपको, और यहाँ जो है तो 1 स्केच और 2 स्केच दे रहे हैं केवल। लूट मार है क्या? और क्या, हर्रो मचाया हुआ है। क्या प्रचार किया गया था, क्या मिल रहा है? वहाँ प्रचार क्या दिया गया है कार्ड में, और यहाँ कह रहे हैं कि वो स्क्रैच कूपन मिलेगा और उसमें 25-50 निकल रहा है। क्या 25-50 का निकाल रहे हैं आप? क्या ये फ्रॉड कर रहे हैं? बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है लोगों को। अभी सूचना मिली है कि ऐसी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम जांच करा के उन्हें नोटिस देंगे कि कोविड-19 का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अब इसमें जो भी जवाब आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, कोविड-19 की क्या गाइडलाइन है मेगा मार्ट और या मेगा शॉपिंग मॉल? अब देखिए, स्पेशली अलग अलग व्यवस्था नहीं दी गई है। फिलहाल तो सभी जगह खुले हुए हैं, सभी मार्केट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक रिश्ते के मामा ने ही अपने भांजे की फिरौती के लालच में अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कब्जे में लिया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 26 तारीख को हमारी सिस्टर आई थी हमारे घर पे, और 4 तारीख को लड़का हमारे घर से दरवाजे से गायब हुआ था। पुलिस जांच कर रही थी। आज 7 तारीख को मलेरा के पास बूढ़ खेड़ा से मृतक बरामद हुआ। कोई फिरौती वगैरह मांग की गई? 2 लाख रुपए की फिरौती मांग की गई थी। हमारे 5 तारीख को 11:53 में मैसेज आया था। उसके बाद ना कोई फ़ोन लगा उसका और ना कोई मैसेज। हम भेजते रहे तो पैसा लेकर कहाँ मिले, क्या करें, कोई रिस्पांस नहीं मिला। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि थाना बेनीगंज क्षेत्र में 4 तारीख को एक बच्चा 8 साल का था, वो अपने घर से गुम हुआ था और इसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। और इसमें 4 तारीख को ये मुकदमा अपराध संख्या 562/20 लिखा गया था। इस क्रम में पुलिस द्वारा 3 टीमें उसी समय गठित की गई थी और इसमें पुलिस तत्काल अपने हमारे एडिशनल एसपी और सीओ सिटी, सीओ हरियावा के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। इसमें एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें कि कुछ रुपए मांगे गए थे, और जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये पता चला कि जो बच्चे का जो रिश्ते में मामा लगता है उसने ही बच्चे को उसी दिन घर से वो लेके गया था और संडीला थाना क्षेत्र के एक जंगल में उस बच्चे का गमछे से गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है और उस मामा को जिसने बच्चे को मारा है और उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।